हाँ जी, कल 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। देन मूव टू द चैप्टर 6, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेन 3 एस्पेक्ट्स हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है। इसका इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो यानी कि कैश की डीलिंग होती है, जो कैश लिया जा रहा है, जो कैश दिया जा रहा है। और इसमें हमने चेक क्या करना होता है, हमें समराइज करना होता है कि हमारे पास कैश कितना बचा, हमारे पास कितना बचा या हमारे बैंक में कितना बचा। ठीक है। कैश और कैश इक्विवेलेंट चेक करना होता है कि हमारे पास इतने पैसे थे और अब हमारे इन द एंड हमारे पास कितने पैसे बचे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग कैपेसिटी चेक करना। ठीक है। सोर्स चेक करना, डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से सोर्स हैं। मैनेजमेंट को हेल्प करना कैश प्लानिंग करने के लिए। ठीक है। इवेल्युएट द एबिलिटी, एबिलिटी इवेल्युएट करता है ये। ठीक है। हमारे लॉन्ग टर्म जो लॉन्स है उसको बीट करने की हमारे पास एबिलिटी है या नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आ गया कैश। कैश यानी कि जो हमारे हाथ में है, जो पैसे हमारे हाथ में है वो हमारा कैश हो गया। कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश के बराबर। कैश के बराबर क्या होता है? शॉर्ट टर्म जो भी चीजें चल रही हैं, जो हाईली लिक्विडेट हो सकते हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी कैश में ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कैश एट बैंक। अगर हम बोले बैंक में हमारा पैसा पड़ा है, तो हम उसको फटाफट क्या कर सकते हैं? कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं। देन कैश फ्लो आ गया। कैश फ्लो यानी कि इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो यानी कि कैश आना, आउटफ्लो यानी कि कैश का जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सबसे पहले आ गया ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में नहीं आएंगी। ठीक है। इसमें मेनली कौन सी होंगी? जितने भी आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस होंगे वो सब, जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं आपके, ठीक है, जितनी भी इनकम हो रही है जिस जहां से मर्जी, ठीक है, सेल कर रहे हो गुड्स की इनकम हो गई, ठीक है, लॉयल्टी फीस ले रहे हो किसी से, कमीशन ले रहे हो, वो आपकी इनकम हो गई। ठीक है। एक्सपेंस पे कर रहे हो, सप्लायर को पे कर रहे हो, वो सब हमारी एक्सपेंस हो गया, तो वो वाला कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है। क्लियर हो गया। इन ऑपरेटिंग में क्या होगा? ऑपरेशन के साथ रिलेटेड। ऑपरेशन यानी कि जो काम कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में जो काम चल रहा है उसके साथ जो रिलेटेड एक्टिविटी होगी वो ऑपरेटिंग में रहेगी। देन इन्वेस्टिंग में जहां हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज लॉन्ग टर्म। लाइक हमने कुछ परचेज किया, वो हमारी कैश आउटफ्लो हो गया। परचेज कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, तो कैश आउटफ्लो हो गया। सेल कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो हो गया, क्योंकि सेल करने पे पैसे हमें मिलेंगे, तो कैश इनफ्लो होगा। तो इसमें मेनली कौन आता है? परचेज एंड सेल्स ही आती है। ठीक है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी आता है इसमें। जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है वो इनफ्लो में आएगा। देन फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस यानी कि शेयर से रिलेटेड, ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड। तो इसमें जो एक्टिविटीज होंगी वो सारी स्टॉक शेयर से रिलेटेड होगी। तो आउटफ्लो क्या होगा? जब हम रिडीम करेंगे। आउटफ्लो क्या आएगा? जब हम रिडीम करेंगे। हमने शेयर उनके रिडीम कर दिए। शेयर रिडीम करना यानी कि किसी के पास हमारे शेयर है, वो हमें हमारे शेयर वापस कर रहा है, कि कह रहा है कि इसके बदले जितने पैसे मैंने दिए थे वो दे दो। तो वो रिडीम हो गया, तो वो शेयर उससे ले ले। जैसे आप वाउचर रिडीम करते हो, वैसे ही शेयर रिडीम। ठीक है। तो शेयर रिडीम हो रहा है, शेयर हमें वापस आ रहे हैं और हमें उनको कैश देना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? शेयर रिडीम। इससे क्या होगा? कैश आउटफ्लो होएगा। कैश इनफ्लो कैसे होएगा? जब हम किसी लोन लेंगे कोई, ठीक है, कोई बॉन्ड इशू करेंगे। इशू करना यानी कि देना, तो इशू करेंगे या कोई लोन लेंगे तो उस पे होएगा। तो ये ऐसे बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है, ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपको याद करनी पड़ेंगी पर्टिकुलर एक्टिविटीज, यही ऐसे ही एक्टिविटीज आनी। ठीक है। इसका एक और पार्ट है इंक्रीज एसेट, डिक्रीज एसेट, ये भी आएगा आगे।
तो यहीं पे समझा देती हूँ। देखो, इंक्रीज इन करंट एसेट बढ़ रहा है तो वो क्या होगा हमारा, माइनस होएगा। जब एसेट बढ़ेगा तो वो एसेट आ रहा है, मान लो मशीनरी आ रही है, इंक्रीज इन एसेट, एसेट मतलब कोई मशीनरी या कोई चीज, जब वो आ रही है तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। हाँ जी, कैश का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा। कैश का फ्लो इनफ्लो होएगा कि आउटफ्लो होएगा, बोलो। कोई मशीनरी खरीद ली हमने, कोई मशीनरी आ गई हमारे पास, तो उससे कैश क्या होगा, कैश आएगा कि कैश जाएगा, आउटफ्लो, कैश जाएगा। सो कैश जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। ठीक है। और इसी तरह डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज यानी कि एसेट हमने बेच दिया, एसेट दे दिया, मशीनरी थी वो निकाल दी कंपनी से, तो मशीनरी देने पे कुछ पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, इनफ्लो होगा। तो इसलिए डिक्रीज इन एसेट ऐड हुए। उसी तरह उसका ऑपोजिट है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज होएगी। ठीक है, मान लो लोन है, ठीक है, लोन बढ़ रहा है, लोन हमने ज्यादा ले लिया, तो कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, लोन ज्यादा का ले लिया, 2 लाख का लोन था, 5 लाख का लोन ले लिया, तो इनफ्लो बढ़ा या इनफ्लो कम हुआ, कैश का। आप कैश का इनफ्लो देखो, बस कैश का इनफ्लो बढ़ा के कम हुआ। हाँ जी, क्या हुआ, लाइबिलिटी पे चुप हो गए। कैश का इनफ्लो आया कि गया, लोन आपने ज्यादा ले लिया तो कैश का इनफ्लो आया या गया, कैश का इनफ्लो आया। क्यों, लोन 2 लाख मिलने थे कहीं लोन के, अब लोन के 5 लाख मिल रहे हैं, तो अमाउंट ज्यादा नहीं आ रही हमारे पास, तो लोन जो है, कैश जो है वो ज्यादा आ रहा है। हमने कैश देखना है, ये नहीं देखना लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमने अभी कैश की बात चल रही है तो कैश देखना है। कैश इंक्रीज होगा तो ऐड, और कैश डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको कुछ ट्राई करने होंगे, क्लैरिटी आएगी आपको। देन एनालाइज कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, द कंपनी यूज कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स ऑफ एसेट एंड फाइनेंस और बिल्ट अप अ piles of cash. Thus, it is a very liquid company and possibility look for good for looking for an acquisition. हाँ जी, कंपनी ने बोला है यूजेस जनरेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग से जनरेट कर रहे हैं तो ऐड, सेल्स कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में सेल्स क्या होती है, इनफ्लो होता है तो ऐड, फिर फाइनेंस भी बोल दिया तो फाइनेंस भी ऐड। देन कंपनी यूज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग से जनरेट हो रहा है तो ऐड, एंड बाय, बाय यानी कि परचेज, सेल करना, सॉरी परचेज करना, परचेज करते हैं तो इन्वेस्टिंग से माइनस, एंड पे डाउन, पे डाउन यानी कि ये भी पे कर दिया, डेट पे कर दिए, डेट पे करना मतलब फाइनेंस का पे करना, रिडीम करना, तो ये भी क्या हुआ, फाइनेंस में माइनस। समझ में आ रहा है, तीनों एक्टिविटी की बात चल रही है यहाँ पे, तो तीनों एक्टिविटी में क्या क्या हो रहा है वो देख के हमने इस पे प्लस माइनस करना है। तो कैश जनरेट हो रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग, फिर कैश जनरेट हो रहा है, इट मीन्स ऑपरेटिंग में ऐड, सेल हो रहा है, सेल यानी कि इन्वेस्टिंग में ऐड, देन पे डाउन कर दिया यानी कि इन्वेस्ट फाइनेंस में माइनस, पे डाउन यानी कि पे कर देना, फिर कैश जनरेट हो रहा है यानी कि ऑपरेटिंग में ऐड, देन आप क्या कर रहे हो, एंड बोरोइंग, बोरोइंग टू एक्सपैंड, बोरो कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, बोरो करना भी तो खरीदना होता है, तो इन्वेस्टिंग में माइनस, और टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फाइनेंस में ऐड। अब क्या बोला, कंपनी कैश फ्लो प्रॉब्लम आ गई, ऑपरेटिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो ऑपरेटिंग में प्रॉब्लम यानी कि माइनस, फिर सेलिंग, सेलिंग कर रहे हो तो प्लस, देन बोरोइंग कर रहे हो, बोरोइंग यानी कि खरीदना तो प्लस। कंपनी
ग्रो रैपिडली बट शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल आ गया तो माइनस। ऑपरेटिंग में शॉर्टफॉल आया इसलिए ऑपरेटिंग में माइनस। फिर परचेज कर रहे हो इसलिए माइनस। फाइनेंस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसलिए ऐड। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंस शॉर्टेज, फिर से शॉर्टेज आ गई तो ऑपरेटिंग में माइनस। क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो यानी कि फाइनेंस का माइनस। और फिर सेल कर रहे हो एसेट की तो सेल क्या होती है, प्लस। ये ऊपर नीचे लिख दिया उन्होंने, फाइनेंसिंग, सॉरी इन्वेस्टमेंट वाली नीचे लिख दी और फाइनेंस वाली ऊपर लिख दी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो फाइनेंस की है वो फाइनेंस की है, फाइनेंस में क्रेडिटर, फाइनेंस में पेमेंट होती है और इन्वेस्टिंग में सिर्फ सेल्स परचेज होते हैं, तो सेल्स परचेज जहाँ लिखा होगा उसको इन्वेस्टिंग ही मानना है, चाहे वो ऊपर लिखे चाहे वो नीचे लिखे। देन शॉर्टेज हुआ ऑपरेटिंग में तो माइनस, फाइनेंस में भी पे ऑफ कर दिया तो भी माइनस, और इन्वेस्टमेंट में भी क्या किया, पे ऑफ ही किया इन्होंने, तो भी दोनों में माइनस, तीनों में माइनस। क्लियर है? ये पूरा बिग परफॉर्मा है तीनों का, तीनों एक्टिविटी का। कभी कभी सिर्फ परफॉर्मा भी आ जाता है आपको कि परफॉर्मा लिख के दो, तो आपको पूरा परफॉर्मा भी लिख के देना पड़ता है। क्लियर है चैप्टर? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप खुद करोगे, अगर क्लियर होते हैं ठीक है, नहीं क्लियर होते हैं तो आप मुझे भेज देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँ, ठीक है। नौ बेसिक कंसेप्ट आ गए, हाँ जी। अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें हम कोस्ट से रिलेटेड, यानी कि जितने भी पैसे लग रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट लग रही है, चाहे सेलिंग कोस्ट लग रही है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट लग रही है, चाहे प्रोडक्शन कोस्ट लग रही है, हर तरह की कोस्ट के रिलेटेड अकाउंटिंग करते हैं। हर तरह की कोस्ट को हम एनालाइज करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलेंगे कोस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इससे हमें एक्सपेंसेस पता चल जाते हैं, हमारे हमारे लॉस पता चल जाते हैं, क्योंकि कोस्ट क्या है, सेंटर है। जैसे ही कोस्ट कम होती रहेगी हमारी प्राइस बढ़ता रहेगा। ठीक है। हाँ जी, मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस एंड यूज। फटाफट रीडिंग करो एक, बताओ तीनों समझ में आते हैं? हाँ जी, फटाफट रीड करो एक बार। हाँ जी, रीड कर लिया। क्लैरिटी हो गई पर्पस की और यूजेस की, कहाँ यूज होता है। देन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, कोस्ट को कंट्रोल करता है, कोस्ट को रिड्यूस करता है।
असरटेनमेंट करता है, हमें पता चलता है, डिटरमाइन करता है सेलिंग प्राइस को, प्रॉफिट बताता है हमें, ठीक है, और नेक्स्ट पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। कोस्ट कंट्रोल और कोस्ट रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कोस्ट कंट्रोल? यानी कि मेंटेन करना कोस्ट को, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सेट करना। और कोस्ट रिडक्शन क्या होता है? ये एक टेक्निक है, ठीक है, कि बिना क्वालिटी को खराब किए हम कैसे कोस्ट को कम कर सकते हैं। कंट्रोल में कंट्रोल करना, रिड्यूस में कम ही कर देना, ठीक है। ये क्या है? टोटल कोस्ट पे सेविंग करती है, ये कोस्ट पर यूनिट के हिसाब से सेव करता है। क्वालिटी, इसमें कोई गारंटी नहीं है क्वालिटी की, इसमें फुल गारंटी है। हमने पहले ही बोल दिया कि हम लो करेंगे लेकिन क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नेचर क्या है? ये टेम्परेरी नेचर की होती है और ये परमानेंट नेचर की होती है। ये प्रेजेंट और पास्ट को देख के चलती है, ये पास्ट और फ्यूचर को देख सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के चलती है। ये प्री डिटरमाइंड टारगेट्स होते हैं, उसको अचीव करना होता है इसमें उनको। इसमें ऐसा कुछ भी टारगेट नहीं होता। ये प्रिवेंटिव नेचर की है और ये करेक्टिव नेचर की है। हाँ जी, ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के बेस पे कोर्स कितने तरह की है? 3 तरह की है। फर्स्ट फर्स्ट कौन सी है? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। मटेरियल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेबर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और अदर एक्सपेंस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और इनके साथ एक ओवरहेड कॉस्ट चलती है। कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट में कौन सा होता है? फैक्ट्री की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, सेल की कॉस्ट, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? जिसमें मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है, जो मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है वो सब, ठीक है, जो डायरेक्टली यूज हो रहा है। लाइक कॉटन टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज क्या है? कॉटन। तो ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। स्टील मशीनरी में सबसे ज्यादा स्टील, तो स्टील क्या है? वो डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल जो साथ में लगा हुआ है, लाइक ग्लव्स लेने हैं, मास्क लेना है, हेलमेट चाहिए, क्लीनिंग क्लीनिंग सप्लाईज चाहिए, वो सब। लेबर भी डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है मेनली, वो डायरेक्ट लेबर है। और इनडायरेक्ट लेबर कौन से है? जो उनको मैनेज कर रहे हैं, जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग पे डायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मान लो मशीनरी को रिपेयर करवाना है, लाइटिंग देनी है, फ्यूल देना है, हीट देनी है, वो सब डायरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी देनी है। इनडायरेक्ट क्या हो गए? जैसे जो थोड़ा देर में अकर होंगे, ठीक है, जो कभी कभी अकर होंगे, फॉर एग्जाम्पल रेंट हो गया, टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो कब होती है? वो मंथली होती है, ठीक है। देन डिग्री ऑफ ट्रांसेबिलिटी, ट्रांसेबिलिटी की डिग्री पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है कॉस्ट ट्रांसेबिलिटी की डिग्री पे। तो डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रेस्ड टू इट इन एन इकोनॉमिकली फेजिबल वे, ठीक है, जो ट्रेस हो सके, जो पता चल सके कि कौन सी कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमें पता ही ना चले कि कॉस्ट है कौन सी, ठीक है। लाइक वुडन में वुड जो है वो ट्रेस होने वाली वुड है, ठीक है। इसमें टेलर में जो थ्रेड है वो अनट्रेसेबल है, पता नहीं कितने थ्रेड लगते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स होती है, और एक सेमी वेरिएबल होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जिसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, सब कुछ वेरिएबल है, सब चेंज होता रहता है। और फिक्स्ड में जो सब कुछ फिक्स्ड है, सब इतना इतना ही होना है, इतना इतना अमाउंट ही देना है, वो फिक्स हो गया। और सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स क्या होगी? जिसमें कुछ पार्ट वेरिएबल का और कुछ पार्ट फिक्स का, जैसे कि रेंट फिक्स्ड है और प्रोडक्शन वेरिएबल है, तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है। फिक्स कॉस्ट ऐसे चलती है, फिक्स कॉस्ट 0 पॉइंट से कभी शुरू नहीं होती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ रहती रहती है। तो फिक्स कॉस्ट ये ऐसे नहीं, ऐसे आती है। वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट हो सकती है, इसलिए ये 0 से स्टार्ट हुई है। और अगर हम सेमी वेरिएबल बोले तो उसमें कुछ पार्ट फिक्स का है, इसलिए ये भी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती। तो पहले ये फिक्स का पार्ट इन्वॉल्व करेंगे, देन वेरिएबल का पार्ट इन्वॉल्व करेंगे। फंक्शन के बेस पे प्रोडक्शन कॉस्ट होती है एक, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उससे रिलेटेड सारी कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन करते हैं, ठीक है, यानी कि जो रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो जो कॉस्ट अकर कर रहे हैं वो सब। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सामान को इधर उधर भेजना, ट्रांसपोर्ट करना, उसमें जो कॉस्ट लगती है वो।
अब कंट्रोल के हिसाब से कुछ कॉस्ट कंट्रोलेबल होती हैं, कुछ कॉस्ट अनकंट्रोलेबल होती है। कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है? जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हैं जिसको हम चेंज कर ही नहीं सकते और कंट्रोल कर ही नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल रेंट और इंश्योरेंस। देन मैनेजरियल डिसीजन के बेस पे सबसे पहले आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है? एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज हमने ले ली और जो हमें उसके बदले में मिल रही थी वो, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो एक पीएन है, उसके वो ऑलरेडी 10,000 पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसको एक 12,000 की ऑफर आती है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है? वो 10,000 पे टिका हुआ है, वो 12,000 पे नहीं जा रहा है। तो जो 12,000 है वो उसकी क्या है? एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो वहां जा सकता है। देन सब कोस्ट क्या है? जो कि अभी नहीं अकर होगी, जब कब अकर होगी? फ्यूचर में अकर होगी। इसका एग्जाम्पल पढ़ लो। एग्जाम्पल पढ़ के मुझे बताओ क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सब कोस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो और ये फ्यूचर में अकर होगी। वो बोल रहा है हमने ऑटोमोबाइल खरीदा 10,000 का, ठीक है, 2 ईयर पहले। तो वो 10,000 जो हमने पे किए वो 10,000 ही रहेंगे, चाहे आप 5,000 में बेचो, चाहे 15,000 में बेचो, उसका 10,000 जो वैल्यू है वो 10,000 ही रहे। देन मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट के साथ कुछ ऐड हो जाता है तो उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। किसी पर्टिकुलर यूज के लिए जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है उसकी। डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट यानी कि वो दूसरे के साथ डिफरेंट होना, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कुछ इंक्रीज होना, कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज होना। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट यानी कि एक्सप्लिसिट, बढ़ गए कॉस्ट, इन्वॉल्व हो गया, बड़ा कुछ इन्वॉल्व हो गया। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? प्रोडक्ट को बाय और सेल करने में जो कॉस्ट आ रही है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। और पीरियड कॉस्ट कौन सी है? टाइमली जो चेंज हो रही है वो पीरियड कॉस्ट होगी। कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करोगे? ऐसे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले स्टॉक आएगा रॉ मटेरियल का, फिर रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीजें आएंगी, ठीक है। ओपनिंग डायरेक्ट रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है। देन क्या क्या था? मटेरियल के बाद लेबर, लेबर आएगा, लेबर को जो वेजेस आ रही है वो आएंगी। देन अदर एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। ये रहा वेजेस का पॉइंट, ये रहा एक्सपेंस का। ठीक है, ये कोस्ट का भी आपको एक बार स्ट्रक्चर सारा रीड करना पड़ेगा। ये रिलेटेड सारा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कोस्ट और सॉरी, लेबर, मटेरियल्स और एक्सपेंस से रिलेटेड है सारा। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। कोस्ट का चैप्टर क्लियर है। देखो, ऑन द टाइप बेसिस ऑफ एनी फाइव टाइप, फाइव टाइप का बेसिस, जो हमें इतने बेसिस पढ़े, ऑन द बेस ऑफ दिस, ऑन द बेस ऑफ दिस, उन सभी बेस में से कोई 5 बेस लिखने हैं। ये नहीं आप 5 कोर्स लिख दोगे, बेसिस लिखने हैं 5, ठीक है। 5 बेसिस लिखने हैं, ऑन द बेस ऑफ दिस, ऑन द बेस ऑफ दिस, ऐसे करके। ये नहीं आप प्रोडक्शन कोर्स, अपॉर्चुनिटी कोर्स, सब कोर्स, ये नहीं है बेस। जो बेस, जिस बेस पे बोला गया वो बेस लिखना है, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल एंड अनकंट्रोलेबल, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल, ये सब, ये वाला लिखना है। हाँ जी, क्लियर है। चैप्टर क्लियर है। कोई डाउट? कुछ पूछना है?
ओके, वेरी गुड।